बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। इससे पहले बेटा हम लोगों ने कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को डिस्कस किया और उनके मीनिंग्स वगैरह, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी कैलकुलेशंस को हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग जा रहे हैं स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन की तरफ। बेटा फर्क सिर्फ इतना होता रहता है, क्या आप ऐसा समझे, मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और मैंने उनके प्रीवियस 10 टेस्ट उठाए क्यूएम के, और उन 10 टेस्ट का मैंने एनालिसिस किया कि मिस्टर ए के फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स हैं और मिस्टर बी के फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स हैं। फिर टेस्ट 2 का एनालिसिस किया, फिर टेस्ट 3 का एनालिसिस किया, फिर टेस्ट 4 का एनालिसिस किया, और इस तरह से मैंने उनके एक्चुअल मार्क्स को देखा। अब उन एक्चुअल मार्क्स के दरमियान जो रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है उसे कहा जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। एक्चुअल मार्क्स के दरमियान जो रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है उसे कहा जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अच्छा, अब इस चीज को ना कुछ यूं देखें कि भाई मेरे अपनी क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, उन 10 स्टूडेंट्स का एनालिसिस किया और दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, कि मैंने देखा कि मिस्टर ए की परफॉर्मेंस क्यूएम के टेस्ट में कैसी है और मिस्टर ए की ही परफॉर्मेंस मेरे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में कैसी है। मैंने इस चीज का एनालिसिस किया। फिर मैंने मिस्टर बी को देखा कि भाई उसकी परफॉर्मेंस क्यूएम में कैसी है और अकाउंटिंग के टेस्ट में किस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है। और अब अगर मैं उनके इन तमाम एक्चुअल वैल्यूज का एनालिसिस करता हूं ना, तो इसे कहना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर आप लोग एक्चुअल वैल्यूज का एनालिसिस करेंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे, तो आप उसे कहेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट। ऑल राइट। अब देखिए मेरे पास 10 स्टूडेंट्स थे और उनके अपने अपने मार्क्स, उनके मार्क्स को बेस बनाकर क्या मैं उन्हें पोजीशंस अलॉट कर सकता हूं कि मेरे पास जो स्टूडेंट 10 नंबर पे बैठा हुआ था उसके क्यूएम में क्या पोजीशन है और उसकी अकाउंटिंग में क्या पोजीशन है क्लास में। कोई फर्स्ट आया होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब मैक्सिमम कहां तक पोजीशन चली जाएगी। 10 स्टूडेंट्स हैं तो मैंने 10 पोजीशन दी हुई होंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार ये मिस्टर ए है, इसके क्यूएम में 3rd पोजीशन है, अकाउंटिंग में इसकी 5th पोजीशन है। ऐसे ही है ना। अब मैं उसके एक्चुअल मार्क्स नहीं देख रहा, मैं उसकी क्लास में पोजीशन, उसकी क्लास में रैंक को जाके देख रहा हूं। जब मैं उसकी पोजीशंस का एनालिसिस करता हूं, उन पोजीशंस के दरमियान जो मेरे पास रिलेशनशिप बनता है उसे रैंक कोरिलेशन कहा जाता है। सिर्फ इतना फर्क है कि एक ही डाटा अगर एक्चुअल वैल्यूज का एनालिसिस करेंगे तो आर कोरिलेशन कोफिशिएंट, और अगर उन पोजीशन से, उन वैल्यूज से आप लोग पोजीशंस बना लें, उनको रैंक्स अलॉट कर दें, तब उन रैंक्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसे रैंक कोरिलेशन कहा जाता है। और ये उसके बनाने वाले पर्सन के नाम पर है, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। अब कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है आर से, और स्पीयर्समैन एस आर एस से डिनोट कर लेंगे। रैंक कोरिलेशन को आर एस से डिनोट कर लिया जाता है, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। और इसका छोटा सा फार्मूला है 1 माइनस समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इनटू एन स्क्वायर माइनस 1। ऑलराइट, कोई इशू यहां तक। अब ये जो यहां पर देखें बेटा, 1 की जगह पे तो 1 आएगा, 6 की जगह पे भी 6 आ जाएगा। एन से मुराद होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन का आप एनालिसिस करने हैं। अब मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 10 ऑब्जर्वेशन का एनालिसिस कर रहा हूं, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 10। बात आती है डी की कि भाई डी से क्या मुराद है। बेटा डी से मुराद होता है डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। क्या आपके क्यूएम में रैंक था 3rd, अकाउंटिंग में रैंक था 5th, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का डिफरेंस। अच्छा बेटा अगर यहाँ पे होता ना सिर्फ समीशन डी, तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि मैंने क्यूएम माइनस अकाउंटिंग करना है या अकाउंटिंग माइनस क्यूएम करना है, ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन जब डी स्क्वायर आया
तब बेटा चाहे आंसर पॉजिटिव 2 है या नेगेटिव 2 है, स्क्वायर लेने की वजह से आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो समीशन डी स्क्वायर बेसिकली द स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रैंक्स, एक्चुअल वैल्यूज नहीं, रैंक्स की वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस का स्क्वायर, उसका सम ले लेना है। तो आपने जो कैलकुलेशंस करनी होती है ना, वो सिर्फ इसी की कैलकुलेशन करनी है कि हमारे पास डिफरेंस क्या है। आई होप कि आपको मेरी यहां तक की बात समझ आ रही है। अब इससे रेलिवेंट हम लोग जाल के एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस, ताकि हमें रैंक और रिलेशन की कैलकुलेशन की समझ आ सके। रैंक और रिलेशन से रेलिवेंट सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को देखें 2 सब्जेक्ट से रेलिवेंट उसने डाटा दिया, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और रिक्वायरमेंट देखें फाइंड रैंक और रिलेशन। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों ने सबसे पहले यहां पर देखना है कि एक्चुअल डाटा है या रैंक्स है। तो मेरे पास एक्चुअल डाटा, कैसे पता चला भाई? अगर रैंक्स होते तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितनी थी? 10। क्या 10 से ग्रेटर रैंक हो सकता? मतलब मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट है और मैं आपसे कहूं भाई आपकी 15वीं पोजीशन है, आपकी 25वीं पोजीशन है, मैं कह सकता हूं? क्या मैं किसी को ये कह सकता हूं यार आपकी 0 पोजीशन है? नहीं, रैंक में 0 नहीं होता रहता, रैंक स्टार्ट होता है 1 से, और मैक्सिमम जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी वहां तक रैंक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। ऐसे ही है ना? तो आपने इस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया। हमें पता चला ये मेरे पास एक्चुअल पोजीशंस है। भाई मैं अपनी एक क्लास में गया और वहां पे मैथमेटिक्स की जब मैं बात करने लगा, तो मैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को अलग से रैंक्स करूंगा कि 1 से लेकर 10 तक वो स्टूडेंट्स थे, 10 पोजीशंस मैंने दे दी। फिर मैं चला गया फिजिक्स वाली क्लास में, या चाहे उसी क्लास में फिजिक्स के टेस्ट को डिस्कस करने लग गया। क्या मैं अब 11 से रैंक करूं या फिजिक्स के लिए दोबारा 1 से करूं? तो आपने यही काम करना है, दोबारा से रैंक करना है। अच्छा, रैंक किस तरह से किए जाएंगे, पोजीशंस किस तरह से अलॉट की जाएंगी? वैसे तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको डाटा किस तरह से चाहिए। भाई आप चाहें तो आप फेलियर्स को सबसे पहले रख लें और टॉपर्स को एंड पे रख लें। मतलब जिसके सबसे कम मार्क्स हैं उसको 1 का रैंक कर दें, उससे ग्रेटर वाले को तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग अपने डाटा को लेके चले जाएं। लेकिन फिर इस बात का ख्याल रखना कि अगर फर्स्ट मैथमेटिक्स के साथ असेंडिंग ऑर्डर है तो फिजिक्स में आपका माइंड चेंज ना हो जाए, फिर सेम मेथड फॉलो करना है। लेकिन आपने ना यहाँ पे बाय रूल चलना है। आप पहली पोजीशन किसको दोगे? जिसके सबसे कम मार्क्स हैं या जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स? तो आप यार उसको दो। क्लियर? आपने इसी तरह से चलना है हमेशा जब खुद से रैंक्स करने हो। तो आप ग्रेटर वालों को सबसे पहले रैंक करो। तो आप आ जाए मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में देखिए सबसे ग्रेटर मार्क्स कितने हैं? आपने अब इसको अरेंज नहीं करने लग जाना, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भाई अगर सपोज ये 3rd स्टूडेंट है, 3rd नंबर पे कौन बैठा हुआ है, तो मैं उसे ये नहीं कहूंगा तुम पहले बेंच पर आ जाओ, तुम्हें पहली पोजीशन देनी है, ये नहीं। उसको उसकी पोजीशन पे बिठाओ जहां बैठा है, बस ठीक है, बस उसे बता दो कि भाई तुम्हारी पहली पोजीशन है। क्लियर? तो डाटा कोई अरेंजमेंट को चेंज नहीं करना। तो आप उसे बताओ कि भाई साहब आपकी फर्स्ट पोजीशन है, तो आप इसके सामने इसका रैंक लिख लें। फिर इससे स्मॉलर 92, इसको कहो आपकी जी 92 के बाद 82 3rd, फिर 75 वाले की 4th, फिर 5th, 6th, 7, 8, 9 एंड 10, ये आपने पोजीशन थे। क्लियर? फिर जब 6 के पास आएंगे फिर से 1 से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में देखें सबसे हाईएस्ट मार्क्स 91, इसको कहो जनाब आपकी फिर से फर्स्ट पोजीशन है। फिर 86 सेकंड। हाँ जी, जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में अच्छा होता है ना वो दूसरे में भी अच्छा ही होता है जी। 82 के बाद सॉरी ये 86 को सेकंड पोजीशन देने के बाद 84
और ये हमेशा भी ऐसा नहीं होता। किसी के लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट लाजमी नहीं कि इंटरेस्टिंग हो, तो इसके साथ वही हाल है। मैथमेटिक्स बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा जी, थर्ड 84, फिर 68, फोर्थ, फिर 62, फिफ्थ 60, सिक्स्थ 7, 8, 9, 10। ऑल राइट, अब पोजीशंस कर दी आप लोगों। देखिए भाई, अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यूज का एनालिसिस करते हैं ना, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, तो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट था। लेकिन अब भूल जाओ कि इनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या आती। अब फर्स्ट पोजीशन वाले ने ये जाके कहना है मार्केट में मेरी फर्स्ट पोजीशन है, वो ये नहीं कहेगा कि भाई मेरी फर्स्ट पोजीशन कितने मार्क्स पर है, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा भाई मेरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन है। ऑल राइट, अब फर्स्ट पोजीशन से क्या मुराद है? भाई मेरी क्लास में जितने मर्जी स्टूडेंट हों, मेरे उन सब में से सबसे ग्रेटर नंबर है। अब इसका मतलब बाद में हम लोगों ने एनालिसिस किया, पता चला वो अकेला था, तो लाजिम बात है फर्स्ट पोजीशन आनी है। अच्छा, अब फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है भाई, टॉप के हैं नंबर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पास है। हो सकता है पूरी क्लास ही फेल हो, फेलियर में से सबसे ज्यादा नंबर उसी के हो। ओके, तो कुछ भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अब यहां पर चलेंगे, तो रैंक कोरिलेशन के लिए आपको चाहिए डी स्क्वायर। तो आपने इन सिंपल इन रैंक्स के डिफरेंस का स्क्वायर, जैसे 10 और 3 का डिफरेंस 7 का स्क्वायर आपने ये लिख लिया। फिर 7 1 1 0 9 0 4 0 1 25 1, और आपने जाके इन सबको ऐड कर दिया, ये समीशन डी स्क्वायर आपके पास आ जाए, एंड आंसर इज 90। अब रैंक कोरिलेशन के फार्मूले में जाके पुट कर देंगे। रैंक कोरिलेशन क्या फार्मूला था हमारे पास? 1 माइनस, अच्छा इसके बाद फ्रैक्शन ऑन करनी है, स्टार्ट में फ्रैक्शन ऑन कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। मतलब फ्रैक्शन माइनस के साइन के बाद है, 6 into 90 divided by 10 into 10 square minus 1। तो हमारे पास देखें आंसर क्या आ जाता है, 0.4। ये आपके पास रैंक कोरिलेशन बन चुका है, कोई इशू इसमें। अब आप लोगों ने एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से मुझे सॉल्व करके दें। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली रैंक्स उसने खुद बना कर दे दिए, आपने रैंक्स नहीं बनाने थे। मतलब ऐसा नहीं था कि यार आप जाते 8 को 1 लिख देते, 7 को 2 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था आपके आंसर में। अब यहाँ पर पहली चीज जज ही यही करनी थी कि उसने आपको पहले भी कह दिया कि भाई ये रैंक्स गिवन है। कैसे मुझे पता चला कि 0 वैसे कोई नहीं था, 1 से स्टार्ट हो रही है, और मैक्सिमम रैंक कितना है जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये आपके पास रैंक्स ही गिवन है ऑलरेडी। और इन केस अगर आप इसको रैंक्स बना भी देते हो अपनी तरफ से, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला, हाँ सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आपने इनका जस्ट डिफरेंस ले लेना था, डिफरेंस का स्क्वायर, उसका सम, और फार्मूले में जाके पुट कर देना था। तो आपके पास आर की क्या वैल्यू आ गई, 0.2857। बेटा आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? तो आप रैंक कोरिलेशन को भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ किस चीज का है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए एक्चुअल वैल्यूज लिख देना, और रैंक कोरिलेशन के लिए रैंक्स ऑफ द डाटा लिख देना, और सेम वही आर की वैल्यू ही कैलकुलेट करना। जैसा कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, ये देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 14 वही सेम मेथड, शिफ्ट 3 और 2। अब अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज लिखूं ना और आर की वैल्यू, तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके 10 7
1, next 9, 4, 3, 2, 6, 5 and 8 ये रैंक्स पुट की है। फिर सेकंड 3, 8, 1, 6, 4, 5, 2, 7, 10, 9 शिफ्ट 1, 5 और ये आर की वैल्यू। अगर एक्चुअल वैल्यूज देंगे तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, रैंक्स बताएंगे तो ये रैंक कोरिलेशन है, इज इक्वल टू 0.4545 और हम लोग ने भी ये देखें यही फाइंड किया था। ऑलराइट, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 कैलकुलेटर को बताएं और आंसर फाइंड करें। देखिए क्या यही आंसर आ रहा है। अब जैसे ही आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो आपके पास सेम आंसर आ गया। तो रैंक कोरिलेशन कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है अगर एक्चुअल वैल्यूज में किसी किस्म की सिमेट्री ना पाई जाए तो जब भी रैंक कोरिलेशन फाइंड करना होता है ना, तो सबसे पहले यही बात देखी जाती है कि भाई रैंक्स देना बहुत इजी होता है अगर हर किसी के मार्क्स डिफरेंट है, लेकिन इन एक्चुअल लाइफ ऐसा नहीं होता रहता। अच्छा, एक्चुअल लाइफ में क्या होता रहता है कि बाज़ औकात फर्स्ट पोजीशन शेयर हो रही होती है, सेकंड पोजीशन शेयर हो रही होती है, कोई भी पोजीशन आ जाए शेयरिंग पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों के सेम मार्क्स होते हैं। तो भाई आपने जब भी रैंक्स देने हैं ना, सबसे पहले इस बात को देखना है कि क्या वैल्यूज सेम तो नहीं, लेकिन वो सेम वैल्यूज एक ही कैटेगरी में देखना। भाई मैथ्स में भी आपके मार्क्स आ गए 50, फिजिक्स में भी 50, तो ये सेम नहीं है, सब्जेक्ट चेंज है। हाँ, मैथ्स में 2 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 50-50 हैं, ये सेम है। तो आपने जैसे ही गए आप लोग मार्क्स बाय जज 1 और इनके स्टूडेंट्स को आप लोग रैंक्स करने लगे, तो आपने सबसे ग्रेटर वैल्यू देखी। सबसे ग्रेटर वैल्यू आपको क्या नजर आई? 5.9। तो दूसरी नजर आपने देखनी है क्या 5.9 रिपीट तो नहीं हो रहा। तो हमें पता चला कि 5.9 शेयरिंग में है सी और ई के दरमियान। अब जब हम लोग छोटी क्लासेस में थे ना और ऐसी सिचुएशन आ जाती तो टीचर्स स्टूडेंट सी और स्टूडेंट ई दोनों के लिए अनाउंस कर देते थे पोजीशन 1, राइट। और 5.9 से नीचे देखें कौन है, मिस्टर ए 5.8 ऐसे, और इसको पोजीशन दे देते थे 2। ऐसे ही था ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब बेटा बेसिकली पोजीशन 2 से क्या मुराद है, 1 को तो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पोजीशन 2 से यह मुराद होता है कि पूरी क्लास में से सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स मुझसे ज्यादा हैं। लेकिन अगर मिस्टर ए के लिए देखो तो क्या पूरी क्लास में से एक ऐसा स्टूडेंट था? कितने? तो इसको तो 2 देना फिर नाइंसाफी है। इससे ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं? तो भाई इसके लिए सेकंड पोजीशन नहीं है, इसके लिए कौन सी पोजीशन है? थर्ड। आपको मेरी ये बात समझ आई? भाई इसकी जो पोजीशन बनती है इसको वही पोजीशन दो, इसे बताओ भाई तुमसे ऊपर 2 लोग हैं। अब बात ये आ जाती है कि भाई पोजीशन 1 और 2, अगर मैं कहता हूं मिस्टर सी को यार तुम 1 रखो तो सी तो हैप्पी है, लेकिन अगर इसको 2 देता हूं तो ई ने नाराज हो जाना है। क्यों? क्योंकि देखो यार वो उसे पता है कि फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो कहता है जब मैं बाहर जाकर बताऊंगा कि मेरी क्लास में सेकंड पोजीशन है तो ये लोग ये समझेंगे कि मुझसे ज्यादा मार्क्स लेने वाला कोई एक मौजूद है। वो कहता है लेकिन मेरे मार्क्स तो ज्यादा हैं, तो ये 2 मेरे लिए ना इंसाफी है। ओके, अब अगर इसको 1 उसको 2 करता हूं तब भी तो सेम सिचुएशन। तो आपके लिए कहा गया कि आपने इनको एवरेज रैंक्स देने हैं। ऐसी सिचुएशन में एवरेज रैंक्स देने हैं। एवरेज रैंक से जहां पर भी होंगे पता चल जाएगा कि इन्होंने पोजीशन को शेयर किया है। क्लियर? अब एवरेज किसकी आपने देखना है कि अगर ये डिफरेंट नंबर्स होते तो मैं सी और ई को कौन सा रैंक देता? फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड की एवरेज, तो फर्स्ट एंड सेकंड की एवरेज क्या बनेगी? 1.5। तो आपने सी को भी पोजीशन दे देनी है और ई को पोजीशन दे देनी है
आई होप कि आप मेरी बात समझ गए। तो ये 1 और 2 इनके दरमियान शेयर हो गया एवरेज के तौर पर, और थर्ड पोजीशन इसके पास चली गई। ऑलराइट, अब 5.8 से बिलो 5.6 इसको फोर्थ जी, 5.5 फिफ्थ पोजीशन जी, 5 इसको 6 और ये 7। ऑलराइट, अच्छा फिर से देखें मार्क्स बाय जज 2, यहां पर देखें सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 5.8 फर्स्ट पोजीशन, और ये रिपीट नहीं हो रहा था तो इसको तो फर्स्ट पोजीशन दे दो। इससे बिलो 5.7 और 5.7 रिपीट हो गया 3 टाइम्स। ओके, तो आपने इनको अगर एवरेजेस देनी हो तीन वैल्यूज को, तो कौन कौन सी एवरेज देते 2, 2, 3 एंड 4। तो अब इनको 2, 3, 4 नहीं देनी, 2, 3 एंड 4 की एवरेज वैल्यू देनी है। तो एवरेज बनती है 3, 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो एवरेज वैल्यू क्या बन गई 3। तो आपने 5.7 वाले को 3 का रैंक देना है, और बेसिकली आप लोग 4 तक पोजीशन दे चुके हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग गए 5.5 के पास और इसके ऊपर 4 लिख दें, नहीं, 4 तक रैंक कर चुके हैं हम लोग, 2, 3, 4। तो इसको हमने फिफ्थ वैल्यू नोट कर दी है। ऑलराइट, और फिर इसके बाद 5.4, 6, 5.3, 7, और हमने फाइंड कर लेना है डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 4, 1, 0.5 एंड 0.25, 0, 1.5, 1.5 का स्क्वायर इज 2.25, 1 एंड 9, इन सबको ऐड कर लें 17.5 इज इक्वल टू 17.5। यहां तक कोई इशू यहां तक कोई इशू? अच्छा, अब बेटा ये समीशन डी स्क्वायर आपने फार्मूले में यूज नहीं करना। अब इसमें छोटी सी एडजस्टमेंट्स, क्यों? क्योंकि हमने एवरेज रैंक्स दिए हुए हैं। 1.5 बेसिकली कोई रैंक नहीं होता, हमने एवरेज रैंक्स दिए हुए हैं, तो उसकी वजह से हमें समीशन डी स्क्वायर एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो किस तरह से एडजस्ट होता रहता है भाई, आपने देखना है कि कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको आपने एवरेज रैंक्स दिए हैं। तो हमें पता चला कि भाई हमारे पास जज 1 में 2 वैल्यूज हैं, और आपने इनको इकट्ठा नहीं कर देना तमाम वैल्यूज को कि 5 वैल्यूज को एवरेज रैंक, नहीं, जज 1 के पास 2 वैल्यूज हैं और जज 2 के पास 3 वैल्यूज हैं जिनको हम लोगों ने एवरेज रैंक। इवन के अगर यहां पर सपोज आ जाता है, एक तो हमारे पास एवरेज आ रही थी 5.9, सपोज के मेरे पास एक और वैल्यू यहां पर 5.5, तो 5.5 इसके साथ और इसके साथ शेयरिंग हो गई थी। मैं जज 1 में ये ना कहता कि 4 वैल्यूज को एवरेज रैंक दिए हैं, मैं कहता 2 एंड 2, क्योंकि 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, दोनों उनके एवरेजेस डिफरेंट वे से फाइंड किया हम लोगों ने। तो आपने 4 नहीं कह देना, आपने 5.9 2 टाइम्स है, वो 2 वैल्यूज अलग करें, 5.5 2 टाइम्स है, वो 2 वैल्यूज अलग करें। तो आप लोग कहेंगे जज 1 के पास 2 वैल्यूज 2 मर्तबा रिपीट हुई है। ओके, 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो 2 मर्तबा रिपीट हो रही हैं, तो 2 एंड 2 क्लियर, और जज 2 के लिए 3 वैल्यूज। ऑलराइट, अच्छा अब देखें अब इनकी एडजस्टमेंट्स कैसे की। वैसे तो भाई इसके लिए फार्मूला यूज होता रहता है, इनका एडजस्टिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होता रहता है, लेकिन आपको फार्मूला भी मैं बता देता हूं। लेकिन आप लोगों ने ना एक छोटी सी एफर्ट करनी है कि आपने ये याद रखना है कि भाई अगर 2 वैल्यूज हमारे पास रिपीट हो रही हों तो उनका एडजस्टिंग फैक्टर होता है 0.5,
और अगर 3 वैल्यूज रिपीट हो रही हों तो उनका एडजस्टिंग फैक्टर होता है 2। ये बस छोटी सी एफर्ट आपने करनी है कि ये आपने फार्मूला याद रखने से बेहतर है कि आप ये याद कर। क्लियर? अब दो वैल्यूज जितनी मरतबा रिपीट हो रही होंगी उतनी मरतबा 0.5 आता जाएगा। 3 वैल्यूज जितनी मरतबा रिपीट हो रही होंगी उतनी मरतबा 2 ऐड होता जाएगा समीशन डी स्क्वायर के पास। बात क्लियर? अब मेरे पास जज 1 में से 2 वैल्यूज रिपीट हो रही थी तो 2 वैल्यूज के लिए एडजस्टिंग फैक्टर, अब कोई और वैल्यू है जज 1 के, इन केस अगर सपोज 5.5 भी होता तो मैं एक और मरतबा 0.2 लिख देता। क्लियर? और मैं इसमें ऐड कर दूंगा जज 2 के पास जो 3 वैल्यूज सेम आ गई थी उनके लिए एडजस्टिंग फैक्टर 2, तो मेरे पास समीशन डी स्क्वायर क्या बन जाएगा? अब ये 20 जाके पुट करूंगा फार्मूले में, 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है मेरे पास, 1 माइनस ये 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1, और ये मेरे पास आ गया रैंक कोरिलेशन 6.4। ओके, ऑलराइट, ये रैंक हो। और अगर वैल्यूज रिपीट हो जाएं, एक्चुअल वैल्यूज, आप एवरेज रैंक्स करें, कैलकुलेटर से नहीं सॉल्व कर सकते, तब आप लोगों को फार्मूलाज ही यूज करने पड़ेंगे। क्लियर? ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जब एवरेज वैल्यूज यूज हो जाए, एवरेज रैंक्स यूज कर रहे हो, एडजस्टमेंट की जरूरत होती है तो कैलकुलेटर वो एडजस्टमेंट नहीं कर रहा होता, तो आप लोगों ने हमेशा इसको मैनुअल वे में ही सॉल्व करना है। ऑलराइट, अब एडजस्टिंग फैक्टर फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाय 12, और टी से मुराद है नंबर ऑफ टाइज। टाइज से मुराद ऐसी वैल्यूज जो सेम हो चुकी हैं। तो कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो सेम हो चुकी हैं? सपोज 5.9, बेटा यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखनी, यहाँ ये लिखनी है कि वो वैल्यू कितनी मर्तबा टाई हुई है, सेम आई है। तो 5.9 कितनी मर्तबा था? तो हम लोगों के लिए टी की क्या वैल्यू बन जाएगी? 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12, जरा फाइंड करो। हो गया 0.5, तो यही बात मैंने पहले बता दी थी। इसी तरह से अगर 3 वैल्यूज रिपीट हो जाएं तो 3 क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2 आ गया। ऑलराइट, जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना आई कैप वगैरह में, उसमें मैक्सिमम 3 वैल्यूज टाइप होती हैं, लेकिन अब इन केस अगर 4 वैल्यूज भी आपके पास आ जाएं, जो कि नामुमकिन है, नहीं होता इतना, तो कोई 50 वैल्यूज तो नहीं उठा के आपको देने वाला ना, मैक्सिमम क्या 7, 8, 10 वैल्यूज देगा। उसमें से अगर 4 टाई कर दे तो बाकी बचता क्या है? तो यहां पर क्या होगा? अगर सपोज 4 वैल्यूज, हम 4 वैल्यूज के लिए एडजस्टिंग फैक्टर पूछ सकता है कि रैंक कोरिलेशन में अगर 4 वैल्यूज टाई हो जाएं एमसीक्यूज में, और आपसे पूछे कि उनके लिए एडजस्टिंग फैक्टर कितना शामिल करोगे, तो 4 क्यूब माइनस 4 डिवाइडेड बाय 12। ऑलराइट, कोई इशू? हाँ जी, अब ये समीशन डी स्क्वायर का पार्ट बना देना है इन एडजस्टिंग फैक्टर्स को। 3 वैल्यूज 2 मरतबा रिपीट हो रही हैं तो 2 प्लस 2, 2 वैल्यूज 2 मरतबा हैं तो 0.5 प्लस 0.5। ऑलराइट, एनी इशू? तो बेटा आपने यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जो हमारा लास्ट ये टॉपिक था रैंक कोरिलेशन से रेलेवेंट। अब जिस तरह से बेटा आप लोगों ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट में पढ़ा था कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज, अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हों तो उनके दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होता है। अगर वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमारे पास 0 होता है।
तो बेटा ये एक शॉर्ट सा एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है कि अगर वो आपसे कह दें कि भाई अगर समीशन डी स्क्वायर 0 हो जाए तो रैंक कोरिलेशन क्या होगा? 1 तो 1। देखो समीशन डी स्क्वायर 0 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई होकर 0। अब 0 को चाहे जिससे मर्जी डिवाइड कर दो आंसर 0 ही रहेगा। तो 1 माइनस 0 1। तो याद रखिएगा इफ समीशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन रैंक कोरिलेशन इज 1। ऑलराइट, फिर आ जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड। बेटा ये चीज आप लोगों ने मीन मीडियन मॉड में भी पढ़ी थी। मीन मीडियन मॉड में आपने कहा था कि जो चेंज हमारे पास डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन में आता है सेम वही चेंज आप लोगों ने अप्लाई कर देना है मीन मीडियन मॉड के ऊपर। राइट, मतलब x को रिप्लेस कर दो x बार के साथ तो y बार का आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन के साथ रिप्लेस करोगे तो मीन आ जाएगा, मीडियन के साथ रिप्लेस करो तो मीडियन आ जाता है, मॉड के साथ रिप्लेस करो तो मॉड आ जाता है न्यू डाटा का। फिर आपने इसी टॉपिक को जाकर डिस्कस किया था स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और सीवी की वैल्यूज के दरमियान। तो आप लोगों ने कहा था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस होते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होते हैं। लेकिन जब स्केल की बात हुई थी तो हमने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन में हमेशा सेम चेंज आता है जो चेंज ओरिजिनल डाटा के ऊपर आ रहा होता है चेंज ऑफ स्केल में। कि अगर ओरिजिनल डाटा मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे एक्चुअल डाटा के साथ तो आपने सेम उसी एक्चुअल डाटा के स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देना है उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देना है हम लोगों ने, तो न्यू डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा और उसका स्क्वायर न्यू डाटा का वेरिएंस आ जाता है। फिर हमने कहा कि अगर आपने एक्स को रिप्लेस करना है वेरिएंस के साथ तो आपने कांस्टेंट वैल्यूज के स्क्वायर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। ऑलराइट, और अगर आप लोगों के साथ तो सपोज मिक्सचर आ रहा है चेंज ऑफ ओरिजिन है चेंज ऑफ स्केल एक ही ट्रांसफॉर्मेशन में मौजूद है तो चेंज ऑफ ओरिजिन को इग्नोर करना है और सिर्फ चेंज ऑफ स्केल को लेकर आना है। ऑलराइट, फिर आप लोगों ने कहा कि जो सीवी की वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल के ऊपर। सीवी की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन सीवी की वैल्यू चेंज हो रही होती है अगर चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर ओरिजिन ड्यू टू एडिशन है तो सीवी डिक्रीज हो जाएगा। सिर्फ यही बताना है आपने कि सीवी विल डिक्रीज। अगर ड्यू टू सब्ट्रैक्शन है तो सीवी विल इंक्रीज। अगर ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो नो चेंज इन सीवी। ऑलराइट, तो आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं रिग्रेशन कोरिलेशन से रेलेवेंट। तो बेटा आपने ये बात एज इट इज याद रखनी है कि भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट का चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका रिलेशनशिप चेंज नहीं होने वाला। देखिए भाई जब आप पैदा हुए और आपका किसी के साथ जो रिलेशनशिप बन चुका है ना फिर मरते दम तक वही रिलेशनशिप रहता है। चाहे आपके आगे बहुत से रिलेशनशिप बन जाए लेकिन जो ओरिजिनल आपका आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप मरते दम तक सेम रहना है कि वो आपके पेरेंट्स हैं। सिबलिंग्स के साथ वो आपके बहन भाई हैं, मरते दम तक रहेंगे, चाहे इवन कि आपकी ये जो मर्जी हो चुकी है। गॉट इट? तो बेटा इस चीज ये बताने का मकसद ये होता है कि आपने इस चीज को एज इट इज ही याद रखना है कि रिलेशनशिप इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। ऑलराइट, तो फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, सीवी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा आपके एग्जाम में आई कैम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई आपसे कहा जाएगा कि भाई आपके पास रिलेशनशिप कोरिलेशन आर की वैल्यू है 0.7, फिर आपसे वो कह देता है कि x इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड y इज डिक्रीज्ड बाय 5, फाइंड r ऑफ द न्यू डाटा। भाई x में जो मर्जी इंक्रीज लाए, x में जो मर्जी डिक्रीज लाए, y को जिस तरह से मर्जी चेंज करे, r की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। आपने सेम वही r की वैल्यू जाकर उसको बता देनी है।
क्लियर होगी बात? ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ओरिजिन है, स्केल है, कौन सी वैल्यू के साथ है, सेम वैल्यू के साथ है या डिफरेंट वैल्यू के साथ है, आर की वैल्यू सेम है, रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑलराइट, फिर बात आती है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। भाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो हमारे पास होता रहता है ना, ये आपने सिर्फ याद रखना है कि चेंज ऑफ ओरिजिन जब होता है ना, तब रिग्रेशन कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आता, चेंज ऑफ स्केल में आता रहता है। लेकिन वहां पर इससे रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन बहुत कम किए जाते हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ इतना बता देना है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। और कौन सी ऐसी चीज थी जो चेंज ऑफ ओरिजिन पर इंडिपेंडेंट है? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ओके, ऑलराइट। तो बेटा इसके साथ ही आप लोगों का ये वाला जो चैप्टर है ना, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब इससे रेलिवेंट बस एक दो और क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाने हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकली थ्योरेटिकली हर लिहाज से हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन आप लोग जरा यहाँ पे देखें। फिर प्रैक्टिस नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 11, अगर इस क्वेश्चन नंबर 11 में ये लास्ट की 2 लाइन्स ना आपको बताई जाए और आपको सिर्फ ये ऊपर वाला डाटा दे दिया जाए, फिर चाहे आपसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछ लें y on x, x on y, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ लें, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पूछ लें, रिग्रेशन लाइंस पूछ लें, y on x एंड x on y, आप ईच एंड एवरीथिंग बता सकते हैं। बेटा आप लोगों ने जब मीन पढ़ रहे थे तब भी आप लोगों ने देखा कि हम एरर्स अगर कुछ हो जाए डाटा को पुट करने के दौरान, तो उनको ठीक करके करेक्ट मीन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट वेरिएंस भी फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट सीवी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो जब रिग्रेशन में होते हैं मिस्टेक्स तो तब भी हो सकती हैं कि जब हम लोग डाटा पुट कर रहे हों तब हमसे गलत डाटा पुट हो जाए, तो मतलब मेरे पास समीशन x भी गलत, समीशन y भी गलत, समीशन एक्स वाई गलत, समीशन एक्स स्क्वायर गलत, समीशन वाई स्क्वायर गलत, तो उन एरर्स की वजह से मुझे ये तमाम सम रिकैलकुलेट करने पड़ेंगे। ऑलराइट, अब जैसा कि आपको यहाँ पे कहा गया कि भाई हमारे पास 7 पेयर्स थे ऑब्जर्वेशंस के, जो 7 पेयर्स थे उनसे हमने समीशन x समीशन y ये डाटा ड्राइव किया। फिर कहते हैं यार बाद में हमें ये पता चला कि उसमें से भी माशाल्लाह हम लोगों ने 2 पेयर्स गलत पुट कर दिए, 7 में से भी 2 पेयर्स गलत पुट कर दिए। क्या कहते हैं? he had copied down 2 पेयर, फर्स्ट पेयर उसने ये कॉपी कर दिया। भाई जब पेयर्स की बात कर रहे हैं ना, तो बेटा पेयर्स के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x और सेकंड वैल्यू y, और इसी तरह से यहाँ पर ये x और ये 2 पेयर्स थे जो उसने कॉपी कर लिए, while the correct pairs were, जबकि करना क्या था, ये करेक्ट वैल्यूज हैं x एंड y की, ये पुट करनी थी। मतलब उसने लिखना था 60 70, जबकि उसने लिख दिया 70 एंड 72, उसने लिखना था 70 एंड 65 और ने लिख दिया 71 एंड 69, ये वैल्यूज गलत है। अब बेसिकली x की 2 वैल्यूज गलत है, कौन सी 2 वैल्यूज? 70 एंड 71। x की 2 वैल्यूज ठीक हैं, कौन सी? 60 एंड 70। y की 2 वैल्यूज गलत हैं, 72 एंड 69, और y की 2 वैल्यूज ठीक हैं, 70 एंड, तो इसके मुताबिक जाकर आपने अपने तमाम सम को ठीक करना है। ऑलराइट, और जब इनको ठीक करेंगे फिर समीशन x भी ठीक, समीशन y भी ठीक, समीशन x स्क्वायर भी ठीक, और समीशन और एंड पे समीशन x y को भी ठीक करना है। ऑलराइट, अच्छा अब देखें, कहते हैं फाइंड करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बेटा चाहे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशंस का है, जब डाटा ठीक हो गया फिर तो जो मर्जी पूछ लो, तो वो करेक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड करके दे। चलते हैं भाई इनकी करेक्शन कैसे करनी है। अब अगर हम लोग समीशन x पे रहें, समीशन x, तो बेटा इसमें से रॉन्ग वैल्यूज माइनस कर दो। रॉन्ग वैल्यूज कौन कौन सी हैं इसमें? 70 माइनस 71, ऐड कर दो करेक्ट वैल्यूज,
60 प्लस, ये बात क्लियर हो गई आप लोग? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये आपके पास इस तरह से ये वैल्यूज आ गई। इसी तरह जब समीशन एक्स स्क्वायर में जाएंगे तो सेम यही वैल्यू, लेकिन स्क्वायर्स के साथ। अच्छा, आपने ऐसा नहीं कर रहे ना कि 70 एंड 71 इज इक्वल टू 141 का स्क्वायर माइनस करते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर रहना है। -70 स्क्वायर माइनस 71 का स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस, कर लेंगे ये समीशन वाई के पास। जब आप लोग गए तो माइनस क्या करेंगे इसमें से? -69 और ऐड करेंगे 70 प्लस 65। और जब समीशन वाई स्क्वायर के पास जाएंगे तब सेम यही वैल्यूज, लेकिन अपने अपने -72 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर। ऑल राइट, क्लियर है ये बात? और जब आप लोग इधर पहुंचे समीशन एक्स वाई, तो बेटा एक्स वाई मल्टीप्लाई करके आपने सम किया हुआ है, तो माइनस करेंगे रॉन्ग वैल्यूज के पेयर्स का प्रोडक्ट। मतलब आपने 70 मल्टीप्लाइड बाय 72 माइनस 71 मल्टीप्लाइड बाय 69 और ऐड करेंगे करेक्ट वैल्यूज के पेयर्स। और वो कैसे? 60 मल्टीप्लाइड बाय और ऐड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय। तो बेटा इस तरह से आपकी जब ये पांचों वैल्यूज ठीक हो जाती हैं, क्या नंबर ऑफ पेयर्स में कोई फर्क पड़ा? अब आप लोग ये करेक्ट वैल्यूज आके फार्मूलाज में पुट कर देना। रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो, चाहे कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? ऑल राइट। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक से रेलिवेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमेशा से आपके एग्जाम्स का पार्ट रहा है, आपके एग्जाम्स, आपके क्यूएम के पेपर्स की जीनत बनता रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अक्सर हाँ, डाटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, वैल्यूज में चेंज नहीं है। अब क्या है कि ये ना आपको कुछ टाउन्स बता देता है, जैसे वैसे तो नेम होते हैं ना किसी गांव के, लेकिन वो आपसे कहता है टाउन ए बी सी डी टी एक्स वाई जी, इस तरह के आपको वो टाउन्स के नेम्स बता देगा। फिर हर टाउन में आपको पता है पुलिस स्टेशन होता है, और वहां पे फिर हर टाउन में ना पुलिस की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होती, तो उसमें मौजूद पुलिस स्ट्रेंथ के बारे में आपको बता देता है कि टाउन ए में क्या पुलिस स्ट्रेंथ है, टाउन बी में, सी में, डी में, ई में, उसने पुलिस स्ट्रेंथ आपको बता दी। फिर आपसे कहा गया कि हर टाउन में नंबर ऑफ क्राइम्स कितने हो रहे हैं, तो कहता है टाउन ए में नंबर ऑफ क्राइम 120 हुए, 90, 50, 65 एंड 80 रिस्पेक्टिव। ऑल राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ क्राइम्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि इनमें आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये बात कंफर्म हो गई कि इनके रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स नेगेटिव आएंगे। फिर मुझे ये बताएं कौन किस पर डिपेंड कर रहा होता है? क्या पुलिस स्ट्रेंथ नंबर ऑफ क्राइम्स पे डिपेंड कर रही है, या क्राइम्स नंबर पुलिस स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहे होते हैं? क्राइम्स डिपेंड करते रहते हैं पुलिस स्ट्रेंथ पर। किस तरह से? कि जिस गांव में पुलिस ज्यादा होगी वहां पे नंबर ऑफ क्राइम ज्यादा होंगे। तो आपने पाकिस्तान के हवाले से नहीं सोचा, ओके, आप लोगों ने अच्छी कंट्रीज के बारे में सोचा। तो जहां पर पुलिस स्ट्रेंथ कम होती है वहां पे क्राइम ज्यादा, और जहां पर पुलिस स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां पे क्राइम्स कम हो रहे होते हैं। ये बात सब बच्चों को समझ आ गई है? अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अब इससे रेलेवेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास होंगे। वो रिग्रेशन लाइन बना दो, वो तो कोई क्वेश्चन ही ना होगा यार, वो तो कोई आम सा डाटा भी देकर आपसे क्या देता कि रिग्रेशन लाइन बनाकर दे दें। यहां पर आपसे वो पूछता है
कि यार मुझे बताओ कौन सा टाउन ऐसा है जिसकी पुलिस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर टू अदर टाउन। मतलब कोई से दो टाउन के साथ कंपैरिजन कर देगा और आपसे कहेगा सपोज कि टाउन दीज पुलिस इज मोर एफिशिएंट देन टाउन ए पुलिस। तो आपने डी और ए को कंपैरिजन करना है और देखना है कि उनमें से कौन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। यार ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कौन देगा? नंबर ऑफ पुलिस, जस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स को अपने माइंड में रख के देखो। जहां पर नंबर ऑफ क्राइम्स कम हो रहे होंगे वो ज्यादा एफिशिएंट होगी, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब आपने क्या करना है कि देखिए मैंने तो इन सब के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड कर मैंने इन सब के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड कर ली है कि अगर पुलिस स्ट्रेंथ हो 50 की तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स हैं 110। और इस चीज का आइडिया कैसे होना है, आपने अपने कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज पुट कर देनी है। ये देखें 3 2। आपने देखें बेटा जो पुलिस स्ट्रेंथ है वो इंडिपेंडेंट है, तो एक्स के कॉलम में नंबर ऑफ पुलिस जाएगी, पुलिस स्ट्रेंथ जाएगी, और वाई के कॉलम में नंबर ऑफ क्राइम। ए के पास कितने हैं 50, तो आपने यहाँ पे लिखा 50। बी के पास 80, 110, 70 एंड 90। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे। उसके बाद वाई के पास गए, नंबर ऑफ क्राइम ए में 120, 120 के बाद 90, 50, 65, 80। राइट। अब एसी की प्रेस रिग्रेशन लाइन पूछ ले तो आप बता देंगे, इनके दरमियान रिलेशनशिप पूछ ले तब भी आप बता देंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पूछे तब भी बता देंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है सपोज अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई बताओ मुझे डी और बी में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है, डी और बी में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है, तो आपने क्या करना है, आपने इनके एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स फाइंड करने हैं सबसे पहले। और वो कैसे, शिफ्ट 1 5 ए की वैल्यू प्लस इधर ही ए की वैल्यू नहीं डिटरमिन कर लेनी, बेसिकली रिग्रेशन लाइन आपने एस्टिमेशन करनी है, शिफ्ट 1 5 2। ये लिखने के बाद आपने जिन दो टाउन्स का कंपैरिजन करना है उनकी पुलिस स्ट्रेंथ एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। जैसे बी के लिए कितनी, आपने आके 80 पुट कर दिया कि अगर पुलिस स्ट्रेंथ 80 हो तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स कितने होंगे, तो आपने आके इधर लिख दिया भाई 90 उसके एक्चुअल नंबर ऑफ क्राइम्स हुए हैं, हमारी एस्टिमेशन कितनी थी। इसी तरह से आपने दूसरे टाउन के पास चले जाते हैं, दूसरे टाउन में देखें पुलिस स्ट्रेंथ कितनी है 70, तो आपने यहां पर आकर इसको 70 से रिप्लेस किया, तो फिर एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स कितने आ रही हैं 91। आपने वो एस्टिमेटेड वैल्यूज लिख लेनी है, मैंने तमाम टाउन्स के लिए लिख ली है। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अच्छा अब यहां पर अगर हम लोग देखें भाई, अगर आप लोगों का एक टेस्ट हो, सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें चेंज हो जाती हैं, और मैं आप लोगों से एक उम्मीद लगाऊं कि आपके इसमें आएंगे 70% मार्क्स और आपके मार्क्स आ गए 90%, तो मेरी नजर में आप ज्यादा एफिशिएंट हैं कि आपने सेम टाइम के ऊपर ज्यादा मार्क्स गेन करने। आपके मार्क्स आ गए 55, देखो पास तो आप तब भी हो गए हैं, लेकिन आप मेरी नजर में ज्यादा एफिशिएंसी शो नहीं कर पाए। राइट तो इस एफिशिएंसी का ताल्लुक होता है एस्टिमेटेड और एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान। देखो यार मैं आपको दूं 100 रुपए और आपसे कहूं कि यार मेरे लिए खाने की कोई चीज लेकर आना, आप कुछ ऐसी चीज लेकर आए जिससे मेरा पेट भी फुल हो गया और आपने 20 रुपए आके मुझे वापस भी कर दिए। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि एक पर्सन गया मेरे लिए कोई चीज लेकर आया, 100 रुपए से भी महंगी लेकर आया, दूसरा मेरा गुजारा भी नहीं हुआ, मैं किसको अच्छा कहूंगा? जिसने कम प्राइसेस के ऊपर मुझे चीजें ला के दी, उसने ज्यादा एफिशिएंसी शो की। ऐसे ही है ना? तो बेटा पुलिस स्ट्रेंथ में भी बिल्कुल ऐसा है
कि देखिए बी टाउन के साथ आप लोगों ने कहा था कि 81 नंबर ऑफ क्राइम्स हो सकते हैं ऑन एक्सपेक्टेड। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? 81 नंबर ऑफ क्राइम्स होंगे अगर पुलिस स्ट्रेंथ 80 हो, लेकिन उन्होंने कितने क्राइम्स होने दिए? 9। ये बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरी बात देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशन 80 की थी, क्राइम्स हुए कितने? तो क्या आप इसे एफिशिएंट कहेंगे? नहीं, तो ये इनएफिशिएंट, आई स्टैंड फॉर इनएफिशिएंट। ओके, लेकिन अगर डी के पास जाए, हमने एस्टिमेशन क्या की थी? 91 नंबर ऑफ क्राइम्स होंगे, क्योंकि पुलिस स्ट्रेंथ 70 है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जस्ट 65 नंबर ऑफ क्राइम्स, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम। तो हम लोग क्या कह देंगे कि भाई ये एफिशिएंट है। तो आंसर क्या बन जाएगा? टाउन बीस पुलिस इज मोर एफिशिएंट देन टाउन बीस पुलिस। अब देखिए यहां पर तो देखते ही आंसर का पता चल गया कि भाई अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्राइम्स हैं तो इनएफिशिएंट, एक्सपेक्टेशन से कम क्राइम्स हैं तो एफिशिएंट। ये बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर कंपैरिजन आ जाता भाई बी और ई के दरमियान, इनके दरमियान अगर कंपैरिजन होता, अब जरा गौर से देखें, या हमारे पास जो कंपैरिजन बन रहा था वो कंपैरिजन हमारे पास बन जाता ए और बी के दरमियान, या कंपैरिजन बन जाता सी और डी के दरमियान, राइट? अब क्या करेंगे? अब आपने बी को देखा कि भाई 81 की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन 90 हो गए, आपने कहा इनएफिशिएंट है। आप चले गए ई के पास, 71 की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन 80 हो गए, ये भी तो इनएफिशिएंट है। मतलब है दोनों फेल, लेकिन कम मार्क्स के कौन फेल है? इन दोनों में से तो कोई एफिशिएंट होगा ना। भाई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके 35 मार्क्स हैं, दूसरा ऐसा है जिसके 48 मार्क्स हैं दोनों फेल, लेकिन आप किसको अच्छा कहेंगे? 48। यहाँ पर भी बिल्कुल वही सिचुएशन है कि यार दोनों में से तो कोई एक वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होगा ना, एफिशिएंसी शो कर रहा हो, आपने उन दोनों में से बताना है। तो भाई जब आप लोग ये एनालिसिस करने लगे हैं तो आपने एक रेशो फाइंड कर देनी है, और रेशियो क्या होती रहती है? एक्चुअल नंबर ऑफ क्राइम्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को मैं यूं समझा देता हूं जैसा कि आप लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा था, याद आया? कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, सीवी के ऊपर जाते थे, ऐसे ही था। क्या कहते थे? जिसकी सीवी की वैल्यू कम होगी वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, और जिसकी सीवी की वैल्यू ज्यादा होगी वो कम कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पर आपने रेशो फाइंड करनी है, और रेशो बी और डी में फाइंड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दिखते ही पता चल रहा था, एक एफिशिएंट और दूसरा इनएफिशिएंट, तो बता सकते। लेकिन यहाँ पर तो दोनों इनएफिशिएंट है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है उसको बताने के लिए एक्चुअल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड। बेटा ये बात हमेशा याद रखा करें कि भाई बेस को चेंज नहीं किया जा सकता, बेस को चेंज, जिसके साथ कंपैरिजन करना हो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो हम अपने एक्चुअल डाटा को तो चेंज कर सकते हैं ना, कि भाई अगर हम ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दें तो एक्चुअल डाटा को चेंज किया जा सकता है, लेकिन आप किसी के एस्टिमेशन को चेंज नहीं कर सकते। भाई मैंने आपसे एस्टिमेशन लगाई थी, आप 70% मार्क्स लेकर आएंगे, आप मेरी एस्टिमेशन को चेंज नहीं कर सकते। आप ज्यादा अच्छा पढ़ के आएंगे तो आप ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके चले थे, आप नहीं पढ़ के आएंगे तो आप कम मार्क्स, उसको चेंज। तो बेटा आपने हमेशा यही याद रखना। अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं ना रेशो फाइंड करने के लिए कि यार आज तो समझ आ गया है क्योंकि सर ने अभी पढ़ाया है, बाद में भूल जाते हैं कि यार पता नहीं एक्चुअल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड था या एस्टिमेटेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल था। तो आपने बेटा याद रखना है कि बेस मतलब डिनोमिनेटर उसको बनाना है जिसके ऊपर आपका इख्तियार नहीं है, और न्यूमरेटर उसको बनाना है जिस पर आपका इख्तियार है। जब आप परसेंटेजेस फाइंड करते हो बेटा आप टोटल मार्क्स को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आपके अपने क्या मार्क्स हैं उन पर आपका इख्तियार है। तो जब परसेंटेज फाइंड करने जाते हो आप लोग लिखते हो ना ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि रेशो जो फाइंड करनी है ना उसमें एक्चुअल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड।
आपने दोनों टाउन्स के लिए ये रेशो फाइंड कर लेना है। जैसे टाउन बी के लिए अगर हम लोग फाइंड करें तो हम लोग क्या लिखेंगे टाउन बी के लिए 90 डिवाइडेड बाय, तो देखो आंसर क्या आ रहा है 1.11। ऑलराइट, और अगर हम लोग बात करें ई की तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, ई की अगर बात करें तो 80 डिवाइडेड बाय 71। नंबर ऑफ क्राइम्स को देखना है बेटा, वाई की बात हो रही है, अब एक्स की बात नहीं हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे 80 डिवाइडेड बाय, तो रेशो की वैल्यू क्या आ रही है 1.1। बेटा जिसकी रेशो ज्यादा होगी वो इनएफिशिएंट है, और जिसकी रेशो की वैल्यू कम होगी वो एफिशिएंट है। मतलब ये समझो जैसे एक पर्सन जो 1.11 है कि 100 रुपए की चीज 111 रुपए में लेके आया, और दूसरा 100 रुपए की चीज 113 रुपए में लेके आया, आप किसको अच्छा कहोगे? तो बस यही बात है। तो बी और ई के मुकाबले में देखा जाए तो बी's टाउन पुलिस इज मोर एफिशिएंट देन इज टाउन पुलिस। ऑलराइट, एनी इशू? अब देखिए अगर मैं ए और बी की बात करूं तो मैंने इन दोनों की रेशियोज फाइंड की हुई है 1.09 एंड 1.11। तो हु इज मोर एफिशिएंट? A's town is more efficient than B's town police. All right, all clear? गुड। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें सी और डी की, दोनों ही एफिशिएंट हैं, लेकिन दोनों में से D's town police is more efficient than C's town police. That's all for today. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।